कॉन्ग्रेचुलेसन प्रसून। थैंक यू सर। प्रसून का सिलेक्शन जो है IDBI में हुआ है और ये बहुत दिन से क्लासेज वगैरह कर रहे हैं, बहुत दिन से एग्जाम भी दे रहे हैं। इनका सिलेक्शन इस बार IDBI में हुआ असिस्टेंट। ठीक है, तो आपका जर्नी कैसा रहा, आप स्टार्ट कीजिए। सर पहली बात तो एक चीज बोलूंगा कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई जन भी प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए पेशेंट बहुत होना पड़ेगा, क्योंकि पहले में ही अगर 2-3 एग्जाम मतलब मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ा हो, चाहे बीकॉम हो, इनकॉम हो या फिर बीटेक हो, BSc हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्टीमेट सिलेक्शन आपको ही मिलना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि सर जो पढ़ा रहे हैं उस चीज को एग्जाम हॉल में जाकर उस 45 मिनट या जो भी सेक्शन टाइम हो उसमें जाकर लोग इम्प्लीमेंट करें, तभी सक्सेस मिल सकता है। और रही बात आपको अलग अलग सेक्शन में जैसे टाइम देना पड़ेगा, जैसे रीजनिंग में 35 मिनट या 50 मिनट कुछ रहता है, वैसा टाइम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो उस टाइम के दौरान आपको रीजनिंग में उसी क्वेश्चंस को करना होगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना? उस समय वही करना है जो आपके लिए बेनिफिशियल, हाँ। मतलब आप जो आपको नंबर देगा। हाँ। ऐसा नहीं, रीजनिंग में तो बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, अटेंड करते जा रहे हैं। मान लीजिए कि 10 पजल्स दिया हुआ है, 10 या 8 पजल दिया हुआ है, उसमें से आपको कोई भी 3 या 4 पजल करना होगा जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हैं। ठीक है ना? कंफर्टेबलनेस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक नंबर वहाँ पे मैटर करता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। और एक स्कोरिंग पार्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग। किसी का अगर इंग्लिश अच्छा हो तो वो लॉजिकल रीजनिंग में कमांड कर सकता है, हालांकि इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए, लेकिन ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग इज अ स्कोरिंग पार्ट। एंड ऑब्वियसली जब पजल्स आप लोग करते होंगे तब कोई भी पजल्स हो, पहली बात तो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और नेगेटिव इंफॉर्मेशन को राइट हैंड साइड में लिखना है। फिर आपको जो भी ज्योमेट्रिक पैटर्न बेस्ड पजल दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसी को आपको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के लिए आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा गिवन इंफॉर्मेशन को। जब आपको अगर पजल सीखना है तो इंटरलिंकिंग बिटवीन द इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होता है, और वो सीक्वेंस याद भी रखना पड़ेगा कि किस सीक्वेंस में मैंने इंटरलिंक किया था। और ज्यादा करने के लिए सर तो है ही इधर में, और GA के लिए जो बोलूंगा, मैथ तो सर पढ़ाई करें, मैथ्स में नया कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। GA में भी आप बताइए कैसे स्टार्ट, आपका मतलब स्टार्ट कैसे रहा, मैथ्स में आप पहले कैसे थे, कैसे इम्प्रूवमेंट किए, इन सब्जेक्ट का बताइए आप। मैथ्स में तो सर बोलेंगे कि देखिए हम तो एवरेज स्टूडेंट थे, ठीक है ना? मैथ्स में ठीक ठाक मेरा नंबर आता था, वैसा नहीं, मतलब आता था नंबर, लेकिन बात यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम या नौकरी का फील्ड में वही चीज वो लोग मांगता है मतलब जो टाइम के अंदर जो लोग कर सकता है, मतलब उधर में आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा कि उस टाइम के अंदर कितना एक्यूरेसी के साथ आप कर रहे हैं। तो इस चीज को मद्देनजर में रखते हुए एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जहाँ पर भी आप लोग मैथ्स किया हो उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सर जो पढ़ा रहे हैं इसको याद रखने कि ये गुरुवाणी है, वैसे ही मतलब सर हम लोग के गुरुदेव है, तो वैसे ही चीजों को इम्प्लीमेंट करना है अल्टीमेट एग्जाम तक। तो उसी चीज को आप घर में टाइम देकर कीप करिए, सर जो करा रहे हैं। और इंडिविजुअल चैप्टर में जैसे वर्ड प्रॉब्लम आता रहता है, उस वर्ड प्रॉब्लम को करने के लिए इंडिविजुअल चैप्टर वाइज कंसेप्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है, जिसमें सर ट्रिमेंडसली हेल्प करते हैं। उसके बाद ही तो अभी तो हाल ही में तो DI का पैटर्न भी चेंज हो गया IBPS के दौरान, या फिर IBPS में जो कैट का पैटर्न दे रहा है, कैट का 1990s का पैटर्न अभी IBPS में फॉलो कर रहा है हर साल, क्योंकि वो कैट के लिए पुराना पैटर्न है, IBPS के लिए नया पैटर्न है। तो उसमें बेसिकली अरिथमेटिक बेस्ड DI दिया जा रहा है, तो आपको अरिथमेटिक बेस्ड DI करने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कंसेप्ट उस चैप्टर का होना जरूरी होता है, जैसे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। प्रोबेबिलिटी ना भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, तो ये सब पाई कंसिस्टेंट, ये सब चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से सीखना होगा सर से। और सिर्फ सीखने से ही नहीं होगा, उस चीज को आप घर में मॉक दीजिए। 2 मॉक में बोलूंगा, 3 मॉक बोलूंगा, ठीक है ना? उसमें से कोई भी 2 चूज कर लीजिएगा। पहला तो है ऑलिव बोर्ड। लोग बोलेंगे, कई लोग बोलेंगे बाप रे बाप, इतना दाम क्या,
लेकिन उसका दाम से कुछ नहीं है। रिपोर्ट कर दीजिए और सर एक मॉक प्रोवाइड करे, वो टॉप रैंक का 16 मॉक दीजिए। ये बताइए कि और- आप जैसे बहुत सारा प्रीलिम्स एग्जाम दिए, बहुत सारा मेंस का दिए, आपका जब रिजल्ट नहीं होता था तो उस समय क्या सोचते थे आप? सर मैं सोचता था कि देखिए ये तो मैं सोचता था कि इट्स अ पार्ट ऑफ माय जर्नी। मेरा कब होगा ये मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को करना है ये मेरे को पता था। सबको ही पता होना चाहिए कि सबको इंडिविजुअली, यू डोंट हैव टू वेट फॉर दैट डे, वेट फॉर दैट गोल। गोल किसी किसी के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। कोई बोल रहा है कि कोई एसएससी में इंटरेस्टेड है, कोई बैंक पीओ में इंटरेस्टेड है, तो हर लेवल का अपना अपना। लेकिन आप जिसको आप प्रायोरिटी में रखते हो तो उसी गोल के लिए आप फॉरवर्ड। जैसे मैं प्रायोरिटी में बैंक ही रखा था पहले, जो मेरी दीदी भी आई हुई है अभी, तो दीदी भी एसबीआई में ब्रांच मैनेजर है और मेरे पापा भी ब्रांच मैनेजर थे एसबीआई में, मतलब ऑडिटर होकर रिटायर किए हैं। तो मेरे को बैंकिंग फील्ड मेरे को अच्छा लगता था, इसीलिए मैं ज्यादा उस तरफ इंटरेस्टेड था। लेकिन ये बात नहीं है कि मैं एसएससी एग्जाम बाकी एग्जाम नहीं देता था, सब एग्जाम मेरा देता था। लेकिन मेरा जो है एग्जाम देना आपको हैबिट, मतलब हैबिट में ला देना है कि जैसे हम लोग रोज सोते हैं, रोज खाना खाते हैं दोपहर को, सुबह को उठता है पानी पीते हैं, वैसे एग्जाम देना आपको हैबिट हो जाना चाहिए कि हर मंथ में आपको शनिवार और रविवार, आज ये एग्जाम আছে প্রিলিমস আছে গীত বিতানে যেতে হবে বা टीसीएस आसनसोल যেতে হবে। तो ये चीज आपको बस याद रखना होगा कि हर मंथ का हर शनिवार और रविवार आपके लिए, मतलब 4 शनिवार और रविवार होता है, तो हर दिन आपका वैसे एग्जाम है, वैसे उस बेसिस पे आप लोग प्रिपेयर कीजिए। बस और तो कुछ नया नहीं है, बाकी तो सर लोग है ही। आप लोग और कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। मतलब किसी में भी इनका भी ऐसा नहीं है, इनका फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गया, एग्जाम दिए सिलेक्शन हो गए और इधर आगे हम लोग मिठाई खिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनका भी बहुत बार मतलब रिजल्ट नहीं हुआ है, बहुत बार मतलब देखे हैं, बहुत चीज मिनिमम गवर्नमेंट के लिए हम लोग ये। तो इधर में 2 लेवल का जॉब होता है, पीओ और क्लर्क। हम एसएससी के लिए भी लिखेंगे। तो आपको आप लोग सोच रहे कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसमें इसमें नहीं तो उसमें, ऐसे चल रहा है आप लोग। लेकिन ऐसे नहीं, आपको देखना होगा कि 15 या 20 साल बाद आप लोग कहाँ पर रहेंगे। उस ड्रीम को, उस गोल को सेट करके आप लोग प्रेजेंट में तैयारी कीजिए। आपको अगर बैंक में स्टार्ट करना है, बैंक में अगर साइन करना है लॉन्ग टर्म तक, तो मिनिमम 30 साल अगर आपको देना है बैंक को, तो आप लोग ऑफिसर बनिए। और मान लीजिए कि कोई किसी ने कोई बहुत जन क्लियर भी करेगा, पीओ बनने के दौरान ही वो ऑफिसर नहीं बन जाएगा, क्योंकि पीओ का फुल फॉर्म होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, ठीक है ना, प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो यहाँ पर प्रोबेशनरी ऑफिसर में जो मतलब ये डीम्ड टू बी ऑफिसर है, तभी ऑफिसर नहीं बन जाता कोई। तो वो प्रोबेशन पीरियड इंसान को गुजरना पड़ता है, फील्ड वर्क करना पड़ता है, बैंक में जाकर डेप्यूटेशन करना पड़ता है। तो उसमें भी पेशेंस चेक होता है कि कितने दिन में वो कॉन्फर्मेशन ले लेता है। उसी की परफॉर्मेंस, मतलब बैंक इज अ फील्ड ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। बैंक इज अ फील्ड ऑफ परफॉर्मेंस। जितना आप लोग परफॉर्मेंस करेंगे, सिर्फ बैंक का इंटरनल ही नहीं, आपको बैंक का एश्योरेंस भी करना पड़ेगा। आप कोई कस्टमर अगर आया सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलने के लिए, आपने एसबीआई लाइफ, मान लीजिए एसबीआई लाइफ के बारे में मुझे पता है इसलिए बोल रहा हूँ, एसबीआई लाइफ का कुछ बैंक का एश्योरेंस दे दिए, मतलब इंश्योरेंस प्रोडक्ट दे दिए, म्यूचुअल फंड दे दिए, आपको घूमना नहीं पड़ेगा। सुन ये सब बहुत मतलब ये करते हैं, वहाँ पे भी 1-2 क्लास ये क्लास इंक्रीज करवा देते हैं हम। आप पहले मतलब वहाँ पे जब हम लोग बैठा ना, तो हम लोग इसी तरह जीए डिस्कशन रखे हुए थे, इनसे क्लास भी करवाते हैं। बैंक इंश्योरेंस में बहुत कुछ आता है, जैसे इंश्योरेंस तो आता ही है, म्यूचुअल फंड आता है, बहुत कुछ आता है। उसको विल बी अ पार्ट ऑफ बोथ क्लर्क एंड पीओ। क्लर्क में क्या है, क्लर्क आप बनेंगे 3 साल के बाद आप एलिजिबल होंगे ऑफिसर के लिए, ऑफिसर नहीं बन जाएंगे। 3 साल आपको गुजरना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। मान लीजिए किसी का एसबीआई क्लर्क में एक बार हो गया, अच्छा ही है, हो गया जिसका, तो उसको ये 3 साल देना पड़ेगा। फिर वो आदमी बनेगा कि कोई भी जन वो 4th ईयर से एलिजिबल होगा ऑफिसर के लिए, उसके लिए फिर और इंटरनल एग्जाम्स देना पड़ेगा और परफॉर्म भी करना पड़ेगा। दीदी से कुछ बात करते हैं। हाँ दीदी देखिए,
परसों का आईडीबीआई में हुआ, ठीक है। तो आपको कैसा लग रहा है? दीदी पूर्व मतलब एसबीआई में है, आप लोग दीदी से भी कुछ पूछ सकते हैं। हाँ, तो मेरा सिलेक्शन हुआ था 2009 में। तो मेरा ग्रेजुएशन था आपका 2004 में ग्रेजुएशन हुआ था। 2006 में मेरा पहला जॉब लगा था LIC ADO। फिर मेरा 2007 में जॉब लगा था कॉर्पोरेशन बैंक PO। लेकिन लड़की हूँ, घर वाले बोले नहीं, केरला पोस्टिंग नहीं भेजना है, इसीलिए फिर वेट किए। LIC में हम काम कर रहे थे, लेकिन करते करते हम SBI का क्लरिकल दिया और क्लियर हो गया। मेरा घर है दुर्गापुर के सामने पोस्टिंग मिल गया। पापा भी थे SBI में, ये बात नहीं है। तो तब ज्वाइन कर दिए उधर। तो उसके बाद तो जब देखो सबको, जब कोई इंस्टीट्यूट में तुम आती हो या आते हो, तो जब फर्स्ट स्टेप रखते हो तो ये तुम लोगों को एकदम दिमाग में ठान लेना होगा कि मुझे नौकरी लेके ही इधर से जाना है। हम खास करके ये लड़की लोगों के लिए बोलेंगे, क्योंकि लड़के लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को तो जॉब करना ही है। जॉब नहीं होगा तो सारा रास्ता बंद, लेकिन हम लोगों में से ये नहीं है। इसीलिए लड़की लोगों को खास करके बोलेंगे कि तुम लोग अपने आप मन में ड्रीम बिल्डअप कर लो कि हम यहाँ इंस्टीट्यूट में आए हैं तो मुझे नौकरी करना ही है। और ऐसे वैसे नौकरी नहीं, मुझे सरकारी नौकरी ही लेना है। सबको ही मिलता है, नौकरी मिलना इतना मुश्किल काम नहीं है। देखो मेरा भाई है, हम भाई को भी बोलते थे, ये आज इसका जो सिलेक्शन हो रहा है, ये लगभग 3 या 4 साल से ये एग्जाम देता रहता है। मैंने स्टार्ट किया था, दीदी से स्टार्ट किया था, मतलब तब मैं स्कूल में था, तभी दीदी का बुक्स लेकर हम करते थे। तभी से वो तो बहुत डिप्रेस भी हो जाता था। ये हाल ही में जब SBI का रिजल्ट निकला, शायद कोई स्टूडेंट हुआ था, वो घर में जाके बोल रहा था कि हम अगर दूसरे स्टेट से देते तो मेरा भी निकल जाता, अभी मेरा नहीं निकला। दीदी देखो ना, मुझे बहुत खराब लगा है, मेरे ही सामने कोई दूसरे को फेलिसिटेट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि हम अगर इधर होते तो कितना अच्छा लगता। तो अभी तो हम बहुत खुश है, हमसे भी घर में सभी, लेकिन आपको भी मिलेगा। सिर्फ बात यही है कि आप लोगों को छोड़ना नहीं है। बहुत दिन बहुत चैलेंजेस है, और हम तो अभी जॉब कर रहे हैं। जॉब करने के लिए ये जो हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक चीज सिखा देता है, ये जो हम पढ़ाई करते हैं ना, इतना स्ट्रगल करके जो पढ़ाई करते हैं, जॉब मिलने के बाद भी, लेकिन हम लोगों का स्ट्रगल खत्म नहीं होता है। जॉब मिलने के बाद भी अभी तक हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। अभी तक रोज नया कस्टमर को कैसे सर्विस देंगे, इसलिए हम लोगों को, क्योंकि मानिए आप बैंक में आए, सोचिए हम बैंकर हैं, आप कस्टमर है, आप कस्टमर होकर बैंकर के पास आए, आप कोई प्रोडक्ट के बारे में मुझसे पूछे, मैम मुझे सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना है, अगर मुझे नहीं जानकारी है तो आप क्या सोचिएगा, ये बैंक में बैठा है, क्या है भाई, एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन के बारे में नहीं जानता है। इसीलिए अपने अंदर में ना ये नॉलेज के लिए जो हंगर है, इसको बिल्डअप कीजिए, यही आपको बहुत दूर तक लेके। और आपके पास जो मतलब पेपर के लिए बोलेंगे, ये तो बहुत कुछ बोल ही दिया। एक चीज हम बोल देंगे, आप कोई चीज जल्दी तभी कर सकिएगा जब उसमें आपका कॉन्फिडेंस 100% हो। कॉन्फिडेंस और कॉन्सेप्शन, ये 2 बात बहुत जरूरी है। हर एक चैप्टर के लिए डिस्कशन के लिए तो सर लोग है ही, लेकिन आप लोग मॉक तभी आप सक्सेसफुली दे पाइएगा जब चैप्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। हम तो घर में इसके साथ, ये जब मैथ्स बनाता था, पूछिए ये GI बनाता था, हम उसके साथ बैठते थे, क्योंकि हम तो अभी भूल गए, बहुत दिन पहले पास आउट हुए थे, लेकिन उसके साथ हम इंटरेस्ट लेते थे ताकि इसको मतलब एक डिफरेंस ना लगे। तो आप लोग तैयारी कीजिए। मिनिमम देखिए, हार्डनेस आपको जॉब के बाद भी आना है, क्योंकि अभी से स्ट्रगल बिल्डअप कर लीजिए अपने स्ट्रगल देयर इज नो अदर वे देन टू स्ट्रगल। 6 से 7 साल जिंदगी का रख दीजिए मिनिमम की 6 से 7 साल मेरे को गुजरना ही है। पहले और ऐसा कोई बात नहीं है, सबको मिल रहा है, आपको लोगों को भी मिलेगा। आपके टाइम के लिए आप इंतजार कीजिए और पढ़ाई कीजिए उसके अंदर। सिर्फ राइट वे में आपको पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि हम सब कुछ पढ़ लिए, वो नहीं, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। एग्जाम में जो जो चीज आएगा वो चीज जैसे जीए बताते हैं, ठीक है ना, वैसे ही पढ़िए। और जीए का जो पोर्शन से अभी इकोनॉमी में ये हो रहा है, मतलब इफेक्ट कर रहा है, जैसे करतारपुर साहिब का ये हुआ, तो किस कंट्री में 550th
550th बर्थ एनिवर्सरी के लिए कॉमेमोरेशन का पॉइंट के लिए, तो वो सर ने बताया था कि होने वाला नेपाल का आरबीआई का नाम क्या है, मतलब नेपाल का सेंट्रल बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक। वैसे ही सर जो बोल रहे हैं उसी को फॉलो कीजिए और उसको गुरु मंत्र बांध कर ठान लेकर बस करते चलिए, आपको एक दिन मंजिल मिल ही जाएगा। बस हैव योर पेशेंस एंड एवरीथिंग विल हैपन। पेशेंस इज द की। ये लोग का लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं, ये लोग कैसे करे लास्ट मैसेज एक सेकंड क्या बोलना चाहिए सर? इंग्लिश के लिए मैंने देखो सिलेक्टिव अटेंड में पहले ही बोलूंगा, इंग्लिश के लिए मैं सिलेक्टिव अटेंड करूंगा क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता हूँ, ये बात नहीं है, सिर्फ मैं करता हूँ, लेकिन स्कूल लेवल का इंग्लिश, कॉलेज के इंग्लिश और बैंकिंग का इंग्लिश बहुत अलग होता है अपने आप में। तो उसमें हम लोगों को अगर मान लीजिए कि मेंस के पेपर में 2 आरसी दिया हुआ है तो हमको कोई भी एक आरसी हमको ठीक तरह से बनाना पड़ेगा और दूसरे आरसी में अगर टाइम मिला तो 2 या 3 क्वेश्चन ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। फिर फिलहाल होता है, ये होता है, इडियम होता है, वो तो नेवर एंडिंग लिस्ट होता है, जितना है उतना मैथ्स जैसा रोज नए वर्ड्स आ रहे हैं। जैसे कमेमोरेट मतलब बहुत सारा वर्ड होता है, ये একই রকম ভাবে তুমি যখন অন্য পেপারের মতো ইংলিশ, আমি নিজে বাংলা মিডিয়াম থেকে পাস করেছি, একদম তুমি ইংলিশেও তুমি যে সাবজেক্টটাকে পড়বে সেটার উপর তোমাকে কনফিডেন্স বিল্ড আপ করতে হবে। আরে আমরা বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্টরা তো ভালো ইংলিশ লিখি, আমাদের তো গ্রামারের উপরে খুব ভালো দখল থাকে, কিন্তু আমরা চাকরির পরীক্ষায় গিয়ে করতে পারি না। কেন পারি না? তার কারণ ওই সাবজেক্টের উপরে আমাদেরকে ওই যে বললাম যে খাবে, তোমাকে সবকিছু করতে হবে না, তোমাকে এক্সাম ওরিয়েন্টেড পড়াশোনাটা করতে হবে। আমি প্রচুর কিছু জানি কিন্তু আমি পরীক্ষায় গিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারছি না, তখন কোয়েশ্চেন করতে হবে যে কেন। তুমি নিজেকে কোয়েশ্চেন করো যে আমার কেন হচ্ছে না, ওকে আমি তাই করতে তুমি নিজেই খুঁজে পাবে যে তোমার এখানে উইকনেস আর এখানে তোমার স্ট্রং পয়েন্ট। আমি কেন পারছি না মধ্যে পারছিটা লুকিয়ে আছে, শুধু নাটা তোকে সরিয়ে দিতে হবে, নিজের সেলফ অ্যানালিসিস। তো ওইটাই করতে হবে আলটিমেটলি, ওটা সবাইকে ইঞ্জিনিয়ার করতে হবে কি সব সাবজেক্ট গুলো নিয়ে ইকুয়াল ধ্যান দিতে হবে। স্যার যেরকম জিএ বলেন ওরকম, স্যার যেরকম ম্যাথস বলেন ওরকম, রিজনিং বলেন ওরকম, আর ইংলিশটা একটু ঠিকঠাক স্ট্র্যাটেজিক্যালি এগোতে হবে। আর না হলে সব আমি যদি করে নিই, যদি কেউ এমন স্টুডেন্ট হয় যে পুরো ইংলিশে পিএইচডি করে নিয়েছে, সেও পুরো পেপারটা করতে পারবে না, আমি জানি এটা, চোখের সামনে আমার দেখা আছে। সে বলছে কোন কিসের পেপার, রিজনিং এর পরে ইংলিশ কি করে আসে? বললাম এটাই আসে আমাদের, বলতে আমাদের পিএইচডি তো এরকম আসলে 40টা কোয়েশ্চেন থাকে। বললাম না, এগুলো পিএইচডি নয়। তো এটাই বললাম যে আর ইংলিশে ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে বলছি, ইংলিশ সেটা তো অনেক পরের স্টেজে, কিন্তু তাও বলে যাচ্ছে একটা কথা কি ইন্টারভিউ যখন দেবে চেষ্টা করবে যে বা ইংলিশে ইন্টারাকশন করবে, ইংলিশে ভেবে ইন্টারাকশন করবে। মানে আমরা কি করি, दिस इज आपका कैसा इंटरव्यू हुआ था? मेरा सर ठीक ठाक हुआ था, एवरेज हुआ था, बहुत अच्छा नहीं। इंटरव्यू के बाद जब वो घर में आके डिस्कस कर रहा था, मुझे लग गया था कि इसका तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, क्योंकि इसका एक हैबिट है, मेरे में जो नहीं है, इसका एक हैबिट है कि वो कोई भी चीज पढ़ता है ना तो अपने आप में उसको बहुत अच्छा एनालिसिस कर लेता है। एनालिसिस करने से आपको एक टॉपिक उसको दीजिए, आप उसको 10 मिनट दीजिए, वो टॉपिक के ऊपर इतना अच्छा समझ करके लिख देगा ना, ये बात है। मतलब इसका इंटरव्यू सच में अच्छा ही गया था। मेरे इंटरव्यू के लिए मैं बोलूंगा कि इट वाज अ रिगोरस इंटरव्यू ऑफ एक्चुअली 35 मिनट्स and there were I was in panel, I was placed in panel 1 and then there were 3 members, 2 of them was sir and 1 was madam. So one of the sir was actually the executive director of IDBI Bank. Actually we people have also read his name. We don't know actually, I can't remember at this moment, but still he was the executive director. So the thing was that first of all you have to analyze the home place of yours. I mean, how famous is your home place for India as well as the world. Then you have to build up your studies. I mean, build up your habit of analyzing. I mean, the subject which you have studied in the graduation or post graduation. There you had either commerce or BTech or IT, whatever be the case. There you have to prepare the subject and questions will be asked from your subject only. Okay, then all in general, the final question will be asked about the economy, because presently it is a phase of economic slowdown.
तो is it a bullish or a bearish phase? You have to analyze that. You have to answer that according to the market. And remember one thing, that never criticize any government. जैसे कि आरआरबी में अगर आपका किसी का सिलेक्शन हो, आरआरबी पीओ या क्लर्क में, पीओ में तो इंटरव्यू होता ही है। आप मान लीजिए तेलंगाना में गए, तेलंगाना में आपको अगर पूछ लिया उधर में सामने वाला बंदा कि टेल अस अबाउट समथिंग अबाउट ममता बनर्जी, then you have to remain neutral. You don't have to show frustration or goodness against or for the government. You should not be looking like you are a pro Modi fan or a pro Mamata fan or a pro because here also marks is being given each and every second. So you have to each of you have to do that thing, prepare that thing from the very beginning, ताकि मेरा सिलेक्शन इंटरव्यू तक रहे, मेरा एम इंटरव्यू तक रहे। एसएससी में तो इंटरव्यू पोस्ट और इंटरव्यू पोस्ट दोनों ही होते हैं। यही बात है, मैं यही बोलना चाहूंगा फाइनली कि लास्ट कंक्लूड कर दीजिए। हाँ। मैसेज दे दीजिए। हाँ। क्या मैसेज? मैसेज यही है कि रीच फॉर द मून एंड यू विल डेफिनेटली रीच द स्टार्स। यही है। तो आप सब लोग ही विनर है, ये बात नहीं है। ठीक है, कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। आपके वजह से किया है, आपके वजह से नहीं। चलिए, थैंक यू।